नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। हमने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन ये पूछा था कि वन सत्याग्रह कब व कहाँ हुआ था, और इसका राइट आंसर है वन सत्याग्रह 1930 के दशक के मध्य हुआ था, और ये तत्कालीन जो मध्य प्रांत क्षेत्र था यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र था वहाँ हुआ था। और दूसरा प्रश्न ये था कि रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, और उसका राइट आंसर है ये है कोयले के लिए। झरिया और रानीगंज ऐसे स्थान है जहाँ कोयला काफ़ी वर्षों से निकाला जा रहा है। और आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक का चैप्टर जो 5 है वो, और चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखिए, इसमें 1857 की पृष्ठभूमि जो जिस प्रकार से बनी उसके बारे में बताया गया है, और 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ यानी जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नवाबों की छिनती सत्ता। देखिए, लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए हुए पुत्र को राजा मान ले। क्योंकि रानी बाई के उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक बालक को गोद लिया था। ठीक है, और कंपनी ने क्या रूल बनाया कि जिस राजा के यदि संतान नहीं होती है तो वो गोद को निषेध मानती है, यानी किसी भी व्यक्ति बच्चे को आप गोद लेकर के उसको राजपाट नहीं सौंप सकते। आपकी मृत्यु के बाद आपका राजपाट जो है वो कंपनी अपने अधीन ले लेगी, ऐसा उन्होंने नियम बनाया था। तो उसी के तहत ही लक्ष्मीबाई ने कहा कि कंपनी जो है उनके पति की मृत्यु के बाद उनका जो गोद लिया हुआ पुत्र उसको राजा मान ले, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी आग्रह किया कि उनके पिता को मिलने वाली पेंशन उनकी मृत्यु पर उन्हें भी मिले। जो कानपुर के जो पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उनके पुत्र नाना साहेब थे। ठीक है, और नाना साहेब ने क्या निवेदन किया, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि पेशवा जो बाजीराव थे उनको पेंशन दे दी थी, यानी आप राजपाट नहीं संभाल सकते, ठीक है, तो अब आपको हम पेंशन दे रहे हैं, आप पेंशन पे जीवित रहें। और ये और रूल बना दिया कि नाना साहिब जो थे बाजीराव, उनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पेंशन है ना उस पेंशन को भी खत्म कर दिया जाएगा, अर्थात उनके किसी भी संतान को पेंशन नहीं मिलेगी। तो नाना साहब ने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप नाना पेशवा बाजीराव जो है उनकी मृत्यु के बाद नाना साहेब को भी पेंशन देनी चाहिए। कंपनी ने उक्त निवेदन ठुकरा दिए। अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली अंतिम रियासत अवध थी। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई थी। देखिए, जब सहायक संधि थोप दी इसका मतलब है कि ये लोग सैनिक नहीं रख सकते थे। सैनिक कौन रखता था? कंपनी रखती थी, और राज्य की रक्षा का दायित्व भी कंपनी पर आ गया। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास सैनिक ही नहीं है तो वो किस काम का राजा। ठीक है, तो वही चीज़ हुई, जब सारी प्रमुख शक्तियां ले ली सहायक संधि के माध्यम से, धीरे धीरे कुछ शासन चलता रहा। ठीक है, कठपुतली बने रहे मजबूरी में। फिर 1856 में क्या किया कि अवध को कुशासन का आरोप लगा करके गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध भी हड़प लिया। यानी ये उनके हड़पने की नीतियां थी कि किसी के संतान नहीं है तो उस राज्य को हड़प लो। ठीक है, जो शासन ढंग से नहीं चला रहा है उल्टे सीधे आरोप लगा करके हड़प लो। तो ये अंग्रेजों की कुछ नीतियां थी जिनसे उन्होंने भारत के काफी राज्यों को हड़पा। कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जो बादशाह हैं उनके परिवार को लाल किले से निकाल करके, क्योंकि जो बादशाह थे वो लाल किले में रहते थे, उनको वहाँ से निकाल करके अन्यत्र जगह बसाया जाएगा, यानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली में ही किसी जगह उनको बसा दिया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह होंगे। यानी डलहौजी ने तो क्या व्यवस्था कर दी कि बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को लाल किले से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ठीक है,
और उनके बाद जो नए गवर्नर जनरल आए लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने तो यही कह दिया कि ये जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है ये अंतिम शासक होंगे, इसके बाद भारत पर कंपनी का शासन होगा। तो इस प्रकार से धीरे 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 अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश राज्यों को अपने अधीन कर लिया, कभी किसको आरोप लगाकर, कभी किस पे क्या आरोप लगा करके। फिर है किसान और सिपाही। किसान जमींदार लगान और कर वसूली से परेशान थे, वे कर्ज में डूब रहे थे। सिपाही वेतन भत्तों व सेवा शर्तों से परेशान थे। सिपाही समुद्र पार करने व धर्म व जाति से भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा वे मानते थे। यानी देखिए, किसान और सिपाही जो थे ये दो प्रमुख वर्ग थे जिनको सामान्य रूप से कंपनी जो थी उनसे सीधा संपर्क था। ठीक है, क्यों? किसान उनको वो देते थे, टैक्स देते थे, राजस्व देते थे, तो कंपनी के जो नियम थे वो सीधे किसानों पर भी असर डालते थे और सिपाही यानी सैनिकों पर भी। तो उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाता था, जिससे किसान क्या हुआ, कर्ज ले लेते थे महाजनों से और वो धीरे धीरे कर्ज में डूब जाते थे और अपनी ज़मीन से भी हाथ धो बैठते थे। उनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। दूसरा, जो सिपाही थे उनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें उन्होंने काफ़ी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा भारत के जो सिपाही थे वे ये मानते थे कि समुद्र पार करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उनको ऐसा कहा कि आपको आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों में भी समुद्र पार भेजा जाएगा। तो उनको लगा कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसा सैनिक सोचने लगे। 1824 में उन्हें समुद्र पार बर्मा जाने का आदेश मिला। बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार है ना, उसका पुराना नाम है बर्मा, भारत का पड़ोसी देश है। जाने का आदेश मिला, अवहेलना करने पर सजा मिली। ये कब की बात है? 1824 की है। 1856 में सेना में नौकरी करने का नियम बना कि वे समुद्र पार जाने से मना नहीं करेंगे। यानी 1854 की घटना के बाद कंपनी ने क्या किया कि जो भविष्य में यानी 1856 में उन्होंने रूल ही बना दिया कि यदि आप सैनिक में के रूप में भर्ती हो रहे हैं सेना में, तो आपको समुद्र पार जाना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, ये नियम है। यदि आप इस नियम को मानते हो तो सेना में भर्ती हो, अन्यथा मत हो। ऐसा उन्होंने नियम बनाया। बहुत से सिपाही किसान भी थे। किसानों का गुस्सा सिपाहियों में फैल गया। यानी जो सिपाही थे वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र या कस्बों से कहीं से भी सिपाही वगैरह के रूप में कार्य करते थे। वो लोग जमींदार भी थे, उनके माता पिता भी किसानी का काम करते थे। तो सिपाही जो थे, जो किसानों का गुस्सा था, यानी किसानों से जो राजस्व वगैरह ज़्यादा वसूल किया जाता था, कर्ज में डूब गए, तो सिपाहियों में भी ये चीज़ उनके आने लगी। क्यों? क्योंकि किसान, आप परिवार का यदि कोई सिपाही है तो उसको मालूम है किसान को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सिपाहियों को मालूम चला कि हाँ, ये अंग्रेज लोग किसानों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। तो उनका जो गुस्सा है वो सिपाहियों में, सेना में कन्वर्ट हो गया। सुधारों पर प्रक्रिया। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में कुछ जो धार्मिक रीति रिवाज थे, जैसे सेना में हमने पढ़ा है कि समुद्र पार आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे नियम उन्होंने काफ़ी बनाए, जैसे दाढ़ी रखने पर, तिलक वगैरह पे, इन पे कईयों पे धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी कठोरता बरती। तो ऐसे ही हमारे समाज में भी जो तत्कालीन जो रिवाज थे, आप उनको चाहे कुरीतियाँ कहो या तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता भी कहो, उन रीति रिवाजों पर अंग्रेजों ने ऐसे रूल बनाए जिनसे लोगों को समस्याएं पैदा होने लगी कि नहीं, ये तो हमारे जो सदियों से, पुरखों से हम इन नियमों को मानते आ रहे हैं, ये अंग्रेज लोग हमारा इन नियमों में, धर्म के नियमों में परिवर्तन करके हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और हमें हिंदू या मुसलमान से जो धर्म है उससे हटा करके हमें ईसाई या मिशनरी बनाना चाहते हैं। तो सुधारों पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, देखिए। पहला तो जो सुधार कौन कौन से हुए, सती प्रथा पर रोक। देखिए, वैसे तो ये प्रयास तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1829 के करीब। ठीक है, उन्होंने प्रयास किया था कि सती प्रथा पर रोक लग जानी चाहिए, क्योंकि सती प्रथा बहुत बुरी चीज़ है और वास्तव में थी भी। सती प्रथा थी भी बहुत बुरी चीज़। तो कुछ लोग उसको अपने धर्म से मानकर जोड़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा रोष था लोगों में। दूसरा, विधवा विवाह। देखिए, विधवा विवाह को अंग्रेजों ने जो है कानूनी मान्यता दे दी।
पहले क्या होता था, कोई विधवा विवाह करता तो उसका समाज में उठना बैठना लोग बंद कर देते थे, उस विधवा का या उससे विवाह करने वाले का। तो 1856 में एक समाज सुधारक रहे थे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए इनके प्रयासों से क्या हुआ कि विधवा विवाह है उस पर कानून बना, ठीक है, यानी उसको यदि समाज दंडित करता है तो उस समाज पर कार्रवाई होगी, ठीक है। और ईश्वरचंद्र जो विद्यासागर थे ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और देखिए इन्होंने ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने ये नियम बनवा दिया कि ठीक है समाज फॉलो करो, इन्होंने स्वयं भी इस चीज़ को फॉलो किया। इनके पुत्र थे, उन पुत्र का विवाह भी एक विधवा से करवाया था इन्होंने। इसके अलावा अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि उनको काम करने के लिए जो क्लर्क होते हैं वो चाहिए थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया ताकि उनको लगे कि हाँ भारत में भी हमारी जैसी सोच वाले लोग हैं। 1830 के बाद ईसाई धर्म प्रचार, सरकार ने क्या किया, इन लोगों के लिए जो ईसाई धर्म जो मिशनरी वगैरह थे, ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले थे, उन लोगों के लिए सरकार ने आर्थिक पैकेज की भी घोषणाएं की। और 1850 में नियम बना कि ईसाई बनने पर पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं। पहले क्या होता था, यदि कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसकी पैतृक संपत्ति को बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन 1850 में क्या नियम बना दिया, ये नियम बनाया कि यदि कोई हिंदू या मुस्लिम से या अन्य किसी धर्म से ईसाई बनता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उससे उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। देखिए 1857 की जो क्रांति थी वो शुरुआत तो कहाँ से हुई थी, वो हुई तो सामान्य रूप से सैनिकों से थी, लेकिन धीरे धीरे सामान्य जनता में फैल गई। फतेह और शासन के 100 साल बाद कंपनी को भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। यानी 1757 में, आपको हमने पहले एक वीडियो में बताया था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी और उसके बाद 1764 का जो बक्सर का युद्ध था उसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। ये प्रथम युद्ध था 1757 प्लासी वाला जिसमें अंग्रेजों को जीतने से भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में मदद मिली। तो 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल हो गए थे। तो ऐसा उस समय किसी ने कहा होगा या ऐसा हो सके कि आपस में प्रचार हो गया, ये ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि उस समय किसी संत ने भविष्यवाणी की थी कि जो 1757 से 100 साल बाद अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा। जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ था 1757 में, तो 1857 उनको लगा कि ऐसी परिस्थिति है कि हाँ अब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो सकता है। तो उन लोगों ने माना कि 100 साल हो गए, अब इनका जो शासन है वो समाप्त हो जाएगा। मेरठ से शुरू विद्रोह सिपाहियों से सामान्य जनता में फैला। देखिए 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था, मेरठ में हुआ था, ठीक है। ये 10 मई की घटना है, 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति की प्रारंभ जो डेट थी वो 10 मई 1857 है, ठीक है। हालांकि उन्होंने योजनाएं अलग बनाई थी, उन्होंने 30 मई की बनाई थी कि हमें 30 मई को ही क्रांति करनी है, लेकिन समय से पहले ही वो प्रारंभ हो गई थी और वो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई, वो हुई थी मेरठ से, याद रखना आप सभी बच्चे, है ना। और कब हुई थी, 10 मई 1857 को, ठीक है। फिर है मेरठ से दिल्ली। देखिए जब सैनिकों ने क्या किया कि जब मेरठ में उन्होंने सत्याग्रह माफ कीजिए, जब उन्होंने विद्रोह कर दिया तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरठ से विद्रोह करके वो लोग दिल्ली की ओर कूच कर गए, ठीक है। और ये घटना कैसे घटित हुई थी, ये हुई थी देखिए 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को बैरकपुर में अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई। ये कब की घटना है, 29 मार्च 1857 की, बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर बंगाल में पड़ता है, वहाँ सैनिकों की छावनी थी, वहाँ के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है,
किस लिए विरोध किया? अंग्रेजों की नीतियों के कारण। और जो चर्बी वाले जो कारतूस थे, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों धर्मों के ज़्यादा सैनिक थे, और हिंदू लोग गाय को पवित्र मानते हैं और सुअर को मुसलमान लोग पवित्र मानते हैं। तो इन दोनों पशुओं की जो चर्बी जो होती है, उस चर्बी से जो कारतूस जो थे, गोलियां जो थी, उनको चिकना करने के लिए उनकी चर्बी काम में ली जाती थी। और जब बंदूक में गोलियां भरनी पड़ती तो उनके खोल को काटने के लिए दांतों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी दांतों से काटते थे फिर बंदूक में गोली भरते थे। तो वो जो चर्बी है उनके मुंह में लगती थी। तो इससे दोनों धर्मों में ये फैल गया कि ये लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। ये तत्कालीन कारण था क्रांति का। ठीक है। तो ऐसा मान करके जो सैनिकों ने क्या किया कि अफसरों को मना कर दिया कि हम अभ्यास नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने भी ऐसा किया था। तो उनके साथ विवाद हुआ तो उन्होंने वहीं उसी समय अंग्रेज अफसरों को और गोली मार दी थी। फलस्वरूप देखिए, जब सैनिकों ने मना कर दिया अभ्यास के लिए, तो फलस्वरूप 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया। वह 10-10 साल की सजा हुई। और ये घटना कब की है? ये घटना है 9 मई 1857 की घटना है। ठीक है। देखिए, ये क्रांति के प्रमुख स्थान है कि 1857 क्रांति कहाँ हुई थी। उससे पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आज़ाद करवा लिया। यानी 9 मई को तो उनको जेल में डाल दिया, और 10 मई को उन्होंने सिपाहियों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। ठीक है। वहाँ के अफसरों को मार दिया बुरी तरह, और जो उनके निवास स्थान थे वहाँ भी वो लोग घुस गए और वहाँ उनको मारा गया, अंग्रेज़ों को। काफ़ी अंग्रेज मारे गए। यहाँ से सिपाही दिल्ली पहुंचे। कहाँ से? मेरठ से दिल्ली पहुंच गए। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह तो कर दिया था, लेकिन उनका क्या कहना था कि आज हम विद्रोह तो कर देंगे और ठीक है, भारत आज़ाद भी हो गया, अंग्रेजों को हम भगा भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हमें कोई एक स्थायी राजा चाहिए। उसके लिए किसको राजा माना जाए? तो इसके लिए उन सब ने निर्धारित किया कि बहादुर शाह जफर जो मुगल सम्राट है उनको भारत का राजा घोषित किया जाए। इसलिए लोग मेरठ से, ये जो सैनिक हैं, ये दिल्ली चले गए अगले दिन। ये मेरठ है और दिल्ली पास में ही है। तो ये आपको जो रेड डॉट, ये रेड ट्रायंगल जो है, त्रिभुज है, और वाइट बॉक्स में नाम लिखे हुए हैं, ये तो 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थान है जहां क्रांति ज़्यादा फैली। और ये जो ब्लैक में है निशान, ये जो है, ये क्रांति के जहाँ कम क्रांति हुई, जहाँ इतनी गंभीर क्रांति नहीं हुई, वो स्थान है। देखिए, कौन कौन से स्थान है जहाँ गंभीर क्रांति नहीं हुई, वो देखिए। सियालकोट, लाहौर, ये दो स्थान तो वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन तत्कालीन भारत तो था ये स्थान। तो सियालकोट में हुआ, लाहौर में हुआ, जालंधर और फिल्लौर में हुआ, और फिरोजपुर में हुआ। तो ये तो है वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में। तो यहाँ भी क्रांति हुई। सहारनपुर यूपी में भी हुई क्रांति, रोहतक हरियाणा में भी क्रांति हुई, मुरादाबाद में हुई यूपी में, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, मैनपुरी, फतेहगढ़ और सीतापुर, ये गौण स्थान है जहाँ क्रांति हुई, लेकिन इतने विस्तृत रूप से नहीं हुई। ये यूपी के स्थान है। और इसके अलावा देखिए, बहराइच, नवाबगंज, गोंडा, मैनपुरी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, ये यूपी के स्थान है। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका स्थान है। दीनापुर बंगाल का, नागौड़ा, नौगंग, सागर एमपी में, जबलपुर एमपी में, नीमच, नसीराबाद, महू, नीमच और महू जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में, नसीराबाद अजमेर राजस्थान में है। ठीक है। ये तो गौण स्थान है जहाँ क्रांति कम हुई, और ये जो व्हाइट बॉक्स में है ये प्रमुख स्थान है जहाँ क्रांति ने विस्तृत रूप धारण किया। मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैजाबाद। तो यहाँ फैजाबाद में एक मौलवी साहब थे, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहेब ने और उनके सेनापति जो तात्या टोपे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने। देखिए, कानपुर में जो इनके जो सेनापति थे तात्या टोपे, उन्होंने झांसी में झांसी की रानी का भी सहयोग किया था।
मौलवी अहमदुल्ला, मेरठ में हुआ सैनिक विद्रोह, दिल्ली में सैनिक आए, बख्त खां जो यहाँ के सैनिक थे, है ना, इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया। ये प्रमुख स्थान है जहाँ 1857 की क्रांति हुई। देखिए ये ज़्यादातर जो क्रांति है ये उत्तर भारत में, उत्तर भारत में हुई थी, उत्तर पूर्व भारत में, यानी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ज़्यादा क्रांति हुई थी। यदि संपूर्ण भारत में ये क्रांति हुई होती तो सोचिए इसका क्या परिणाम हुआ होता उस समय। बगावत फैलने लगी। देखिए सैनिकों की देखा देखी सामान्य जनता, स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं ने भी भाग लेना इस क्रांति में प्रारंभ कर दिया। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़कर स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। क्योंकि नाना साहेब को क्या किया, अंग्रेजों ने मना कर दिया था कि भाई बाजीराव की मृत्यु के बाद आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आप कहीं भी जाओ, उनको अंग्रेजों को कोई मतलब था और नहीं था, ठीक है, और कानपुर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ऐसा उन्होंने रूल बना दिया था। तो नाना साहेब ने भी विरोध किया और कानपुर का अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह, लखनऊ बोले तो जो अवध वाला जो क्षेत्र है ना, अवध का, वहाँ के नवाब थे वाजिद अली शाह। देखिए इनको कुशासन का आरोप लगाकर हटाया गया था। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया गया। इनके पुत्र थे कौन, बिरजिस कद्र, और इनकी माँ थी बेगम हजरत महल। देखिए जब लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो बेगम हजरत महल आएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम में यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, यदि उसमें मान लीजिए बेगम हजरत महल ऑप्शन नहीं है और यदि उसमें बिरजिस कद्र है, ठीक है, लखनऊ में क्रांति के नेतृत्व में बिरजिस कद्र का नाम है, तो आप इसको करना। क्यों, क्योंकि ये नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे और बेगम हजरत महल के पुत्र थे, ठीक है। लेकिन बेगम हजरत महल ने भी काफी बढ़ चढ़कर इस क्रांति में भाग लिया था। लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे, नाना साहेब के सेनापति जो तात्या टोपे थे, ने भी अंग्रेजों को भारी चुनौती दी और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी, देखिए राजगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, देखा जाए तो ये राजस्थान में जो झालावाड़ जिला है उसके पास ही स्थित है ये राजगढ़, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है राजगढ़। राजगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, और बिहार से कुंवर सिंह, बरेली के सिपाही जो थे बख्त खां, ये भी काफ़ी अच्छा संघर्ष किया, बख्त खां ने भी दिल्ली में लड़ाई लड़ी, ठीक है। यानी ये प्रमुख जो सेनापति या प्रमुख शासक रहे हैं जो इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। आपसे एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित, इसमें ऐसा पूछा जाता है कि एक तरफ क्रांति के स्थान दे दिए जाते हैं, ठीक है, एक तरफ क्रांति के स्थान जैसे लखनऊ, ठीक है, दिल्ली, बिहार में जगदीशपुर भी दे सकते हैं, ठीक है, बिहार में जगदीशपुर है जहाँ के कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, और दूसरी तरफ दे दिया जाएगा इनके प्रमुख जो क्रांतिकारी थे या क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, है ना, जैसे दिल्ली में के सामने हजरत महल में बेगम हजरत महल बता दें, ठीक है, और लखनऊ में कुंवर सिंह बता दें, तो आपको ये मैच वाले जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके मैच वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि कौन से स्थान पर किस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। कानपुर में किसने किया था, नाना साहेब ने, ठीक है। नाना साहेब के अलावा यदि तात्या टोपे आ जाता है तो तात्या टोपे करना है, क्योंकि नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था और तात्या टोपे क्या थे, इनके सेनापति थे, ठीक है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, या बिरजिस कद्र आ जाए तो बिरजिस कद्र करना है, यदि दोनों आ जाए तो बेगम हजरत महल की करना है आपको, है ना। और झांसी में लक्ष्मीबाई ने, और झांसी में तात्या टोपे ने काफ़ी लड़ाई की थी, लक्ष्मीबाई जी का सहयोग किया था।
और राजगढ़ की जो रानी में जो थी रवंती बाई ने राजगढ़ में, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने, जो जगदीशपुर के शासक थे। बरेली में बख्त खां ने किया था। ठीक है। जो बरेली के सिपाही थे, बरेली से ये कहाँ पहुंच गए थे, ये दिल्ली पहुंच गए थे, वहां नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर है कंपनी का पलटवार। देखिए जब क्रांति हुई तो ऐसा तो कंपनी इनको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने 100 साल में जाकर के इतना जबरदस्त तरीके से राजपाट जमाया था। 100 साल क्या, इन्होंने यूँ कहें कि 150 साल में लगभग इनको ये राजपाट जमाने में लग गए थे। तो वो 150 साल की मेहनत को ये 1.5-2 महीने में थोड़ी ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पलटवार किया। देखिए उनका फ़ायदा उन्होंने ये उठाया कि यदि यहाँ इस स्थान पर क्रांति हो रही तो यहाँ के सैनिकों को उन्होंने यहाँ बुला लिया। ठीक है। और जो स्थानीय राजा थे, बहुत सी जगह तो क्या हुआ कि स्थानीय राजाओं ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया। यदि ये मान लीजिए कुछ जगहों पर यदि अंग्रेज़ों का साथ स्थानीय राजाओं या जमींदारों ने नहीं दिया होता तो निश्चित मानिए उसी समय ही अंग्रेज़ों को उल्टे पांव इंग्लैंड भागना पड़ता। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, राजाओं ने भी अपने स्वार्थ की वजह से, कोई किस कारण से, ठीक है, या वो समझ नहीं पाए इस चीज़ को कि भाई अंग्रेज़ लोग आपको भी लास्ट में जा कर के गद्दी से हटा देंगे, तो इस प्रकार से कंपनी का उन्होंने सहयोग किया स्थानीय राजाओं ने। ये सबसे बड़ा कारण था फेल होने का। वैसे कई कारण है इस क्रांति के फेल होने के। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि कोई इनका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था। हालांकि उन्होंने सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को घोषित किया था, लेकिन बट वो बूढ़ा आदमी था। ठीक है। इतने ज़बरदस्त तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाया। और फिर बाद में जो और भी सैनिक थे उन्होंने अलग स्थानों पर क्रांति की, तो एक साथ एक नेतृत्व नहीं हो पाया। दूसरा, स्थानीय राजाओं ने, जमींदारों ने भी सहयोग किया अंग्रेजों का। इंग्लैंड से और फौज मंगवाई गई। सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर बहादुर शाह जफर व उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून पड़ता है वर्तमान में बर्मा में। ठीक है। और उनके पुत्रों को गोली मार दी गई। देखिए जब ये क्रांति में हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं के मकबरे से इनको पकड़ा गया और इनके जो दो पुत्र थे उनको इनके सामने ही गोली मार दी अंग्रेजों ने। फिर बाद में इनको बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को गिरफ्तार करके रंगून यानी बर्मा में भेज दिया गया और वहीं इनकी मृत्यु हुई। रंगून में नवंबर 1862 में जफर की मृत्यु हो गई। देखिए इतने बदकिस्मती शासक थे कि जीवन भर जिस स्थान पर उन्होंने राज किया वहाँ उनकी मृत्यु हुई, यानी उनको मौत के बाद भी 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। जून 1858 में लक्ष्मीबाई की शिकस्त वह शहीद हो गई। ठीक है। जून 1858 में लक्ष्मीबाई शहीद हो गई इस युद्ध को लड़ते लड़ते। और रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो खेड़ी की विजय के बाद हार गई और इनकी ये भी शहीद हो गई। देखिए लक्ष्मीबाई, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत से विद्यार्थियों को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो सामान्य रूप से जानकारी हो जाती है कि ठीक है झांसी की रानी थी, 1857 की क्रांति इन्होंने लड़ी थी और युद्ध करते करते शहीद ही हो गई। जितना योगदान रानी लक्ष्मीबाई जी का है उतना ही योगदान रानी अवंतीबाई लोधी जी का भी है। ठीक है। इन्होंने खेड़ी स्थान पर विजय प्राप्त की थी, उसके बाद ये हार गई थी और जैसे ही लक्ष्मीबाई जी युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हुई थी वैसे ही रानी अवंतीबाई लोधी भी लड़ते लड़ते शहीद हो गई। बहुत ही महान शासिकाएँ रही है ये। यदि इनके जैसे दो तीन यदि राजा और मिल जाते हैं इन क्रांतिकारियों के साथ तो सोचिए उस तत्कालीन परिस्थितियां कैसी होती हैं। विद्रोह के बाद के साल। देखिए विद्रोह हो गया, अंग्रेजों ने उसको दबा भी दिया। अब क्या, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा तो है नहीं कि हम भारत के लोगों को जबरदस्ती दबा करके रख सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अपने आप को परिवर्तन करना प्रारंभ किया। क्योंकि किसी जगह आपको राज करना है तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। 1859 के आखिर तक उन्होंने भारत पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने। अब इसके बाद जो परिवर्तन हुए वो क्या क्या हुए। पहला परिवर्तन ये हुआ 1858 में एक नया कानून पारित किया। ठीक है।
इस कानून में जो 1858 का जो कानून पारित किया गया था, इसमें क्या था, इसमें सबसे बड़ा फेर परिवर्तन ये हुआ कि कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश रानी का शासन स्थापित हो गया। यानी भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, बल्कि ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है, रानी है, उनका शासन रहेगा। अब रानी उसको देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से इसको। और इसके अलावा भारत मंत्री की नियुक्ति, जैसे इंग्लैंड का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद भी इजाद किया गया। उस मंत्री पद का नाम था भारत मंत्री। जैसे अपने यहाँ आप सुनते हो ना, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ऐसे ही इंग्लैंड में एक भारत मंत्री नाम का भी पद सृजित किया गया। दूसरा, इंडिया काउंसिल गठित हुई, यानी जो भारत परिषद है, एक भारत परिषद भी बनाई गई जो भारत में शासन संबंधित जो नियम बनाती थी, उन कानूनों को देखती थी, उन व्यवस्थाओं को देखती थी, इंडिया काउंसिल। तो इंडिया काउंसिल का गठन कब हुआ था? 1858 के अधिनियम के तहत। और गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदल करके अब वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम क्या किया गया? वायसराय कर दिया गया। देखिए 1857 की क्रांति के ये प्रमुख परिवर्तन है। जो 1858 का जो कानून आया, उस कानून में क्या क्या हुआ दोबारा देख लीजिए। कंपनी के स्थान पर रानी का शासन स्थापित हो गया, भारत मंत्री की नियुक्ति हुई, भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल स्थापित हुई, और गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया? वायसराय दे दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन था और वायसराय किसके अधीन था? साम्राज्ञी के अधीन, रानी के अधीन था। कुछ नियमों में छूट दी। देखिए कई कारणों से युद्ध हुआ था। दत्तक पुत्र को राजपाट की छूट दे दी गई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इसके अलावा कई और राज्य भी थे जिन पे ये रूल लागू हो रहा था कि जो दत्तक पुत्र है वो राजा नहीं बनेगा। तो अंग्रेजों ने इस नियम को वापस ले लिया। राजाओं के क्षेत्र पर कब्जा नहीं, यानी जो अब नए जो कंपनी के पास जो राज्य हैं अभी वर्तमान में वही रहेंगे। इसके अलावा किसी अन्य राजाओं के यहाँ कोई नए क्षेत्र का, नए राज्य का कोई कब्जा कंपनी के द्वारा या रानी के द्वारा नहीं किया जाएगा। सेना में यूरोपीय सिपाहियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, क्योंकि अंग्रेज लोग ये मानते थे कि ये तो केवल हिंदू और मुसलमानों का जो संघर्ष था कंपनी के खिलाफ, यानी उन्होंने सैनिक विद्रोह नहीं माना इसको। ठीक है, एक सामान्य सत्याग्रह नहीं माना, इन्होंने सैनिकों का विद्रोह माना। तो इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय जो सैनिक थे उनकी संख्या घटा करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी सेना में। अवध, बिहार, मध्य व दक्षिण भारत के स्थान पर, ध्यान दीजिए, अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत के स्थान पर सिख, गोरखा और पठानों की भर्ती जो थी वो की गई सेना में। क्यों? क्योंकि जो अवध जो था, है ना, जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ बहुत सारे सैनिक थे। अंग्रेजों की सेना में अवध के और बिहार के बहुत सैनिक थे। ठीक है, क्योंकि मेरठ, बरेली, बैरकपुर, यहाँ अवध और बिहार के सैनिक थे ज़्यादातर, और इन्हीं जगह क्रांति हुई थी ज़्यादा, है ना, इन्हीं छावनियों में। तो इस स्थान के जो सैनिक थे उनकी संख्या कम की गई, और उनके स्थान पर किन किन को भर्ती किया? सिखों को, गोरखों को और पठानों को भर्ती किया गया सेना में। ठीक है, इसके अलावा मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि इस युद्ध में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों ने भाग लिया। ठीक है, और मुसलमानों ने अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, ठीक है, उन लोगों की उन्होंने संपत्ति जब्त कर ली। ये थी 1857 की क्रांति और उसके बाद का प्रशासन। ठीक है, अब इसमें आपके एक खुर्दा सत्या संग्राम के बारे में भी बताया गया जो 1857 में हुआ था। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई वैसी ही परिस्थितियां 1817 में भी बनी थी। ठीक है, खुर्दा, जिसको खुर्दा संग्राम कहते हैं, तो इसी रेफरेंस में दिया है कि ये परिस्थितियां, ऐसा नहीं है कि तत्कालीन समय 1857 की क्रांति केवल चर्बी वाले कारतूस की वजह से हुई। देखिए भूमिकाएं तो बहुत पहले बन गई थी। अब देखिए खुर्दा संग्राम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इतिहास में ये इस टॉपिक के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र आ ही जाता है अक्सर कहीं ना कहीं, इसलिए सामान्य जानकारी के लिए आपको इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए ओडिशा में दक्षिण पूर्व भाग में खुर्दा साम्राज्य है। खुर्दा साम्राज्य कहाँ है? ओडिशा में, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। राजा वीर किशोर देव को
स्व अधिकृत 4 परगनों व जगन्नाथ मंदिर के संचालन समेत, ठीक है, जो राजा कौन थे, वीर किशोर देव थे। इनके जो 4 परगने थे और जो जगन्नाथ मंदिर है कहाँ है, ये पुरी में है, उड़ीसा में वर्तमान में, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और इन मंदिर का जो संचालन था इन राजा के पास होता था। तो इनके 4 परगने और मंदिर संचालन समेत 14 गढ़ जातों यानी जो किले वगैरह थे उनके उत्तरदायित्व को वहां से इन राजा से हटा करके किसको सौंप दिया, अंग्रेजों ने मराठों को सौंप दिया। उत्तराधिकारी व राजा के पुत्र मुकुंद देव सेकंड ने अंग्रेजों व मराठों के संघर्ष का फायदा उठाना चाहा। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों और मराठों में भी संघर्ष होने लग गया। तो मुकुंद जो देव थे राजा वीर किशोर देव के पुत्र, इन लोगों ने ये सोचा कि अंग्रेजों को और मराठों के बीच में युद्ध हो रहा है तो क्यों न हमारी जो संपत्ति इन लोगों ने हड़प ली उसको हम पुनः प्राप्त करें, ऐसा राजा मुकुंद देव सोचते थे। इस प्रयास से अंग्रेजों ने उन्हें पद से हटा गया। ऐसा प्रयास जब मुकुंद देव ने किया तो क्या किया, मुकुंद देव को अंग्रेजों ने क्या किया, पद से हटा दिया, पद मुक्त कर दिया, यानी अब आप राजा नहीं है। उनके राज्य को अंग्रेजों ने हड़प लिया। अंग्रेजों ने नई राजस्व नीति लगाई जिससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग पाइक बुरी तरह प्रभावित हुआ। पाइक क्या होता था, पाइक जो सैनिक होते थे पूर्व सैनिक उनको पाइक बोलते थे, ठीक है। इसको इसलिए खुर्दा संग्राम को कई जगह आपको पाइक विद्रोह भी देखने को मिल जाता है। तो पाइक विद्रोह या खुर्दा विद्रोह एक ही बात है। एग्जाम में पाइक विद्रोह भी आता है तो आपको इसी से ही तात्पर्य लगाना, खुर्दा संग्राम से ही। तो ये काफी प्रभावित हुए और 29 मार्च 1817 को पाइकों ने बानपुर पुलिस चौकी व संस्थानों पर हमला कर 200 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कब की बात है ये, 29 मार्च 1817 को। जो पाइक थे यानी पूर्व सैनिक जो थे, सरकारी खजाना इन्होंने लूट लिया और 14 अप्रैल 1817 को बख्ती जगबंधु जमींदार ने पुरी पर कब्जा कर लिया। जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है पुरी पर, देखिए वहां बख्ती जगबंधु जमींदार ये थे, इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया, यानी अंग्रेजों से भी इन्होंने काफी युद्ध किया। देखिए बख्ती जगबंधु कौन थे, ये जमींदार थे। इनके जो अधिकार थे, इनकी जो जमींदारी थी, इनकी जमींदारी भी अंग्रेजों ने छीन ली थी। तो ये भी अंग्रेजों के काफी जबरदस्त विरोधी थे, इसलिए इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व भी कर लिया था एक प्रकार से। मई 1817 को अंग्रेजों ने क्या हुआ कि खुर्दा पर नियंत्रण तो कर लिया बाद में युद्ध करके, लेकिन बेदखल जमींदारों को जमीन इन्होंने लौटा दी। वही 1857 की क्रांति में हुआ था ना, यानी जो राजाओं पर जो अधिकार कर लिया था उनके क्षेत्रों पर, जो कुशासन का आरोप लगा करके या दत्तक पुत्र भाई आप गोद नहीं ले सकते ऐसा आरोप लगा करके, बाद में क्रांति के बाद उनको रिटर्न करना पड़ा, ऐसा ही उसमें हुआ। अंग्रेजों ने अधिकार तो कर लिया खुर्दा पर, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जमींदार जो थे, जैसे जमींदार जगबंधु जैसे थे, इनको माफ कर दिया गया। बाद में इन्होंने माफी मांग ली, खत्म हो गई बात। बाद में इनको इनकी जमीन जागीरदारी लौटाई गई, इनका सम्मान लौटाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। और राजा रामचंद्र देव को पुरी जाने दिया गया, जो उड़ीसा के जो राजा थे इनको पुरी जाने दिया गया और जगन्नाथ मंदिर का इनको दायित्व सौंपा गया, यानी मंदिर संचालन का जिम्मा किनको दिया गया, राजा रामचंद्र। ये भी उड़ीसा की यहीं के इनके शासक थे। अब मित्रों आज इस वीडियो से संबंधित मेरे 2 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया काउंसिल जिसको हम हिंदी में भारत परिषद भी कह सकते हैं, इंडिया काउंसिल की स्थापना किस शासन अधिनियम के तहत भारत में हुई। इंडिया काउंसिल की स्थापना किस शासन अधिनियम के तहत स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन ये है, खुर्दा संग्राम का संबंध किस राज्य से है, यानी जो वर्तमान में जो राज्य है वो कहाँ कौन सा है जहाँ ये खुर्दा संग्राम हुआ था। आपको कमेंट्स बॉक्स में इनके